हेलो एवरीवन, हमारी हरियाणा की वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज चल रही थी जिसमें आज हम क्या करेंगे। कुनिंद गण इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है। उसके बाद हम करेंगे पुष्यभूति वंश। ठीक है, तो कुनिंद गण पता है, जब मौर्य साम्राज्य के बाद उभरने वाले गणराज्यों में ना एक कुनिंद गण गणराज्य भी हुआ था। ठीक है, ये भी अस्तित्व में आया था, लेकिन है ना इसके हरियाणा में इतने एविडेंस नहीं मिले। इसके हरियाणा में सिर्फ एविडेंस आपको कहाँ पे देखने को मिले हैं, अंबाला में मिले हैं। सिर्फ इनके साक्ष्य अंबाला में मिले, जिसमें कुछ सिक्के ही आपको देखने को मिलेंगे और कुछ भी नहीं है। जैसे हरियाणा में इनके सिक्के कहाँ कहाँ से मिले हैं, नारायण, सदोरा, छोटी करोड़ी, बड़ी करोड़ी, मदलपुर और करनाल, इन्हीं एरिया में देखने को मिले हैं। और है ना, इन एरिया से जो हमें चीज़ें मिली हैं, ये सिक्के मिले हैं, इससे ये देखने को मिलता है कि जो कुनिंद राज्य था ये भी एक गणतंत्र ही राज्य था। ठीक है, जैसे पाणिनि के अष्टाध्यायी में, पुराण में, महावीर की पुस्तकों, जैसे महावीर की पुस्तक कौन सी थी भाई, वहंत संहिता, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि गणराज्य था जो कुनिंद, इनके उल्लेख मिले हैं। और जैसे ग्रीक विद्वान एक टोलेमी थे, उन्होंने भी इस गणराज्य का क्या किया भाई, उल्लेख किया है। ठीक है, और है ना, जब कुषाणों ने योद्धाओं पर हमला किया था तो योद्धाओं का जो साथ दिया था कुषाणों के खिलाफ, वो किन्होंने दिया था भाई, कुनिंद गणराज्य ने ही दिया था। इसके बाद है ना, ये जो कुनिंद गण था इसका भी योद्धे गण में ही विलय हो गया था। ठीक है, और है ना, इसी वजह से ये कहा जाता है कि योद्धे गण के सिक्कों पर जो द्वि शब्द अंकित है, ये इन दोनों गणराज्यों को ही दर्शाता है। किस किस को, कुनिंद गणराज्य को और युद्धे गणराज्यों को। इनका कुछ ज़्यादा हमें एविडेंस नहीं मिला। इनका जैसे ये मिला है कि इनका साम्राज्य कहाँ कहाँ फैला था भाई, गंगा यमुनाओं के, यमुना नदी है जो इनके उपजाऊ क्षेत्र के आसपास इनका था, जैसे उत्तराखंड में। ठीक है, प्राचीन साहित्यों में हमें कुनिंदों का उल्लेख देखने को मिल जाता है। और है ना, ये बोला जाता है कि कुनिंद राजवंश के समय इस क्षेत्र में ब्रह्मापुर कहा जाता था। जैसे उत्तराखंड और इन जगहों को क्या बोला जाता था भाई, ब्रह्मापुर। ठीक है, इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी भाई, कालसी। कौन सी थी इनकी प्रारंभिक राजधानी, कालसी भी बोल देते हैं, जिसको हम कालकूट भी बोल देते हैं। क्या क्या बोल देते हैं, कालसी भी वही है और कालकूट भी वही है। इनका जो धर्म था वो शैव, और ये ना शैव धर्म और बौद्ध धर्म को मानते थे। ये दो धर्म को मानते थे भाई कुनिंद गणराज्य वाले, शैव धर्म और बौद्ध धर्म को। ठीक है, जैसे ना महाभारत में अनेक स्थान पर आपको कुनिंद शब्द का प्रयोग देखने को मिलेगा। महाभारत में बोला गया था कि जो कुनिंद है वो शैलोदा नदी के दोनों तट पर निवास करते थे। कहाँ पर करते थे भाई, शैलोदा नदी के दोनों तट पे निवास करते थे। और है ना, कुनिंदों के इतिहास की जानकारी के लिए ना हमें सिर्फ कुछ अभिलेख और कुछ मुद्राएं ही प्राप्त हुई थी। ठीक है, भारतीय साहित्यों में महाभारत एवं अष्टाध्यायी में कुनिंदों के बारे में जिक्र किया गया है। कुछ विदेशी यात्रियों ने भी कुनिंदों के बारे में जिक्र किया गया है। जैसे ना, कुनिंद राजवंश से संबंधित 5 ही लेख अभी तक प्राप्त हुए हैं। कितने लेख प्राप्त हुए हैं भाई, 5 लेख ही हमें प्राप्त हो चुके हैं अभी तक। इससे ज़्यादा इनकी कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। ठीक है, और जो कुनिंद की मुद्राओं पर है ना, कौन कौन सी लिपि उत्कीर्ण थी, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि उत्कीर्ण थी। कौन सी थी भाई, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि। ठीक है, और है ना, ये बोला जाता है कि भाई मौर्य काल या उससे पहले कुनिंद शासकों के नाम का कहीं पे भी उल्लेख नहीं हुआ है। तो ये माना जाता है कि ये जो कुनिंद वंश था ये मौर्य काल के पतन के बाद ही उभरा था। चलो हम करें, इतना बड़ा नहीं है, कुछ छोटे छोटे हैं। जैसे ना, कुनिंदों का जो शासन काल था वो कहाँ कहाँ था। जैसे ना, कुनिंद जनपद के भाई कहाँ से हमें इनके एविडेंस मिले, एक तो सतलज नदी के वेस्टर्न साइड आपको थोड़ा बहुत देखने को मिला है, एक उत्तर हिमालय की तलछटियों पे देखने को मिला है। ठीक है, कुनिंदों की मुद्राएं हमें कहाँ कहाँ मिली हैं भाई, यमुना के पूर्वी और पश्चिमी घाटियों में, जैसे आपके हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, उसमें करनाल में मिली है, लुधियाना में मिली है, अंबाला में मिली है, आपके उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मिली है, गढ़वाल कमाऊ में, बस इन्हीं से मिली है। और इनके बारे में इतना कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे इनकी मुद्राओं पे कौन कौन सी थी भी आपको पहले भी बता चुकी, कौन सी लिपि मिली है, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि। इतना कुछ नहीं है भाई, इतना भाई हरियाणा में सिर्फ इनका किन किन एरिया में मिला था, उस टाइम के अंबाला एरिया में। ठीक है, चलो फिर हम करें स्टार्ट।
जो कुनिंद गण था मौर्य साम्राज्य के बाद उभरने वाले गणराज्यों में से यह भी एक गण महत्वपूर्ण गणराज्य था। इनके सिक्के हरियाणा में कहाँ से मिले थे भाई? नारायणगढ़, सडोरा, सदोरा कह दो, सडोरा कह लो, छोटी करोड़ी, बड़ी करोड़ी, मदनपुर और करनाल से प्राप्त हुए थे, यानी कि जो अंबाला है और अंबाला के लगता एरिया। ठीक है। पाणिनि की अष्टाध्यायी पुराणों में और वाहर मेरी की वाहत संहिता में इस गणराज्य का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, और कुछ है ना विदेशी यात्रियों ने भी इस गणराज्य का उल्लेख किया है। कुषाणों के विरुद्ध कुणंद जो आपका ये था, ये सॉरी चलो हम अब करते हैं। जो कुनिंद गणराज्य था ना, इन्होंने योद्धाओं का साथ दिया था किनके विरुद्ध? कुषाणों के विरुद्ध, जब कुषाणों ने रोहतक पर आक्रमण किया था। ठीक है। और योद्धाओं की राजधानी क्या थी? रोहतक थी भाई। तब योद्धाओं को कुषाणों ने पहले भगा दिया था वहां से। फिर है ना योद्धाओं ने कुछ संघ बना लिया था, उस संघ में ना एक कुनिंद गण भी शामिल हुआ था। ठीक है। इस कुनिंद गण ने योद्धाओं का साथ दिया था कुषाणों के विरुद्ध। महाभारत में अनेक स्थान पर आपको कुनिंद शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। इनका साम्राज्य कहाँ कहाँ भाई बसा हुआ था? गंगा यमुना के उपजाऊ क्षेत्रों के आसपास, यानी कि उत्तराखंड। ठीक है। इनका जो गणराज्य है वो उत्तराखंड, आज के उत्तराखंड में देखने को मिलता है। कुनिंद राजवंश के समय में इस क्षेत्र को क्या बोला जाता था भाई? ब्रह्मापुर। किस क्षेत्र को? गंगा यमुना के उपजाऊ क्षेत्रों को क्या बोला जाता था? ब्रह्मापुर। इनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी भाई? कालकूट, जिसको हम कालसी भी बोलते हैं। इनका कौन कौन से धर्म को मानते थे? ये शैव और बौद्ध धर्म को मानते थे। महाभारत में ये बोला गया है कि भाई जो कुनिंद थे वो शैलदा नदी के दोनों तट पर निवास करते थे। कहाँ पर निवास करते थे भाई? शैलदा नदी के। और इनकी जो मुद्राएं हैं वो किस किस लिपि में मिली है हमें? खराष्टी एवं ब्राह्मी लिपि में। और ये मुद्राएं किस धातु की होती थी? रजत और रजत क्या होता है भाई आपका? सिल्वर। और ताम्र क्या होता है भाई? तांबा। अमोघ भूति की मुद्राओं के लेख में खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि के उत्कर्ण मिले हैं, जबकि अन्य शासकों की मुद्राओं में ब्राह्मी लिपि का उत्कर्ण हुआ है। और जो कुनिंद थे भाई, इनके 3 युग थे। प्राचीन कुनिंद माना जाता है कि ये भाई 1500 से 900 ईसा पूर्व थे। मध्यकालीन कुनिंद का माना जाता है ये कि 900 से 300 ईसा पूर्व में इन्होंने राज किया। और उत्तर कुलीन कुनिंद के बारे में बोला जाता है कि भाई इन्होंने 300 से 200 ईस्वी तक ही शासन किया था। ठीक है। और है ना इनकी मुद्राओं में ना इनके शासकों के भी नाम अंकित थे। किनके नाम अंकित थे भाई? इनके शासकों के नाम भी अंकित थे। ये था भाई आपका कुनिंद वंश। ठीक है। हरियाणा में कहाँ कहाँ मिले भाई? अंबाला के एरिया में इनके सिक्के मिले। सिर्फ इसमें यही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एक क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई? योद्धाओं, जब कुषाणों ने इन पर आक्रमण किया था, योद्धाओं का साथ किन्होंने दिया था भाई? कुनिंद ने दिया था। इनका साम्राज्य कहाँ था भाई? गंगा यमुना के उपजाऊ क्षेत्रों में। और इनके उस क्षेत्र को क्या बोला जाता था? ब्रह्मापुर। इनकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी भाई? कालकूट। बस यही इंपॉर्टेंट है हरियाणा में। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है भाई? पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश को बोला जाता है कि लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी से स्टार्ट हो गया था और 647 ईस्वी तक इनका राज चला था। जैसे 590 में हर्ष का जन्म हो गया था, 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थे, वो राजगद्दी पे बैठ गए थे। तो ये बोला जाता है कि पुष्यभूति वंश क्या था भाई? चलो हम पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था, तो उसके बाद है ना जो गुप्त साम्राज्य था वो छोटे छोटे खंडरों में बट गया था। और जो उनके छोटे छोटे वो खंडर बचे थे ना, उनमें छोटे छोटे राज्यों ने उदय कर लिया था। और इसी टाइम पे हरियाणा के क्षेत्र, जिसे हम श्रीकंठ जनपद बोलते हैं, वहाँ पे जो स्थानेश्वर के आसपास ना एक पुष्यभूति नाम के आदमी थे, यानी कि वहाँ के एक सरदार थे। उन्होंने वहाँ पे एक स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी थी। ठीक है। ये किस में मिलता है हमें? बाण भट्ट की जो पुस्तक है हर्षचरित्र, उसमें है ना हर्ष के पूर्वजों के नाम में पुष्यभूति का नाम बताया गया है कि ना हर्ष के पूर्वजों ने राजधानी कौन सी बनाई थी भाई? थानेसर, जो आज की थानेसर, और पुराने टाइम में उसको क्या बोलते थे? स्थानेश्वर। ठीक है। अभी तक पुष्यभूति की तिथि के बारे में कोई भी हमें ऐसा साक्ष्य नहीं मिला जिससे हम निश्चित तौर पे ये कह दें कि भाई इनका कहाँ से भी स्टार्टिंग हुई थी। अभी तक हमें ऐसा कोई भी एविडेंस देखने को ही नहीं मिला है कि जिस पे हम श्योरली ये बता दें कि भाई पुष्यभूतियों का कुछ हमें एग्जैक्टली टाइम पीरियड हमें पता हो। सिर्फ ये ही बोला जाता है कि इनका 5वीं शताब्दी से और ये 7वीं शताब्दी तक इनका चला था। ठीक है। कब से कब तक चला था? 5वीं से 7वीं शताब्दी तक इनका
राज चला था। और जब गुप्त वंश का पतन हुआ तब इन्होंने अपने क्षेत्र को एक उसमें घोषित कर दिया था कि भाई ये स्वतंत्र राज्य होगा। ठीक है, कब हुआ था भाई? 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में। ठीक है, जैसे इसका हमें जिक्र किस में मिलता है भाई? बाणभट्ट की लिखी हुई बुक कौन सी भाई? हर्षचरित्र में ये देखने को मिलता है हमें कि भाई हर्षचरित्र में ये बताया गया जो हर्ष के जो वो थे पूर्वज थे वो कौन से वंश के थे भाई? पुष्यभूति वंश के। ठीक है, और जो इनकी राजधानी थी, हर्ष के पूर्वजों ने कौन सी राजधानी बनाई थी भाई? थानेसर बनाई थी। हर्षचरित में ना ये बोला गया कि ये राजा और इनको भूपाल कहा जाता था। ठीक है, किनको? पुष्यभूति को क्या बोला जाता था? राजा और भूपाल। जो और इनके जो सामंत थे उनका पद क्या होता था? पद का नाम होता था घोतक। क्या नाम होता था भाई? घोतक। और है ना, हर्षवर्धन के अभिलेखों में ऐसी कोई भी हमें चर्चा देखने को नहीं मिली है। और जो इनकी हर्षवर्धन पुष्यभूति में ना एक नरवर्धन राजा आए थे जिनको पहला इनका राजा बोला जाता था, उनका आज तक हमें ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है कि पुष्यभूति के साथ उनका क्या रिश्ता था। ठीक है, जो नरवर्धन थे उनको पुष्यभूति वंश का पहला शासक कहा जाता है, लेकिन हमें आज तक कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि नरवर्धन का उनके साथ क्या शासन था। हर्ष का जो बांसखेड़ा का ताम्रपत्र अभिलेख है या ताम्रपत्र लेख है उसमें ना ये बताया गया कि जो नरवर्धन की रानी थी वर्जिनी देवी, उनसे राज्यवर्धन पैदा हुए थे। और राज्यवर्धन की रानी जो अप्सरो देवी थी उनसे आदित्यवर्धन का जन्म हुआ था। और फिर जो आदित्यवर्धन की रानी थी, मतलब जो उनकी पत्नी थी, वो गुप्त वंशी थी। ठीक है, गुप्त वंश की राजकुमारी थी जिनका ना क्या नाम था? महासेन गुप्ता। ठीक है, उनसे किनका जन्म हुआ भाई? प्रभाकर वर्धन का जन्म हुआ। और प्रभाकर वर्धन की रानी जो यशोमती थी उनसे 3 बच्चों का जन्म हुआ, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। ठीक है, राजश्री इनकी छोटी बहन थी। और इस बात की पुष्टि कहाँ से मिलती है भाई? नालंदा के मुद्रा लेख से भी इस बात की हमें पुष्टि मिलती है। कहाँ से मिलती है? नालंदा के मुद्रा लेख से। फिर ऐसे ऐसे इनका चलता रहा। तो जो प्रारंभिक 3 राजाओं में थे ना, उनको सारे राजा की महाराजा की उपाधि दी गई थी। कौन से उपाधि दी गई थी? महाराजा की उपाधि दी गई थी। और जो ये तीनों शासक थे कौन कौन से थे भाई? नंदवर्धन, राज्यवर्धन और आदित्यवर्धन। ये जो तीनों शासक थे ये सामंत शासक थे। कौन से शासक थे भाई? सामंत शासक थे। और जो इनके प्रथम स्वतंत्र शासक थे वो कौन से थे भाई? प्रभाकर वर्धन। कौन से थे? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन को कौन कौन सी उपाधियां मिली हुई थी? परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि इनसे मिली हुई थी। और है ना, जो बाणभट्ट में इन चीज़ों का किसके समान बोला गया है महाराजा धीराज और परम भट्टाकर को, कि भाई जैसे हिरण के हूण रूपी हिरण के रूप में सिंह के समान हो, ये सिंध देश के राजा के लिए ज्वर स्वरूप का, मतलब इनके बारे में ना से गुणगान किए गए हैं। गुजरों की नींद हरण करने वाले, गंधार के राजा रूपी, सुगंधी राज के लिए महान हस्ती, ज्वार भाटे की पटुता को नष्ट करने वाले। ठीक है, और मालवा के राज्य की संपत्ति को हड़पने वाले। ठीक है, ऐसे ऐसे इनके बारे में बाणभट्ट में ना लिखा गया है कि बढ़ा चढ़ा के भाई लिखा गया है भाई प्रभाकर वर्धन ने इन चीज़ों को जैसे विजय किया था। ठीक है, फिर प्रभाकर वर्धन ने ना अपनी बेटी की शादी मोखरी वंश में कर दी थी। ठीक है, कन्नौज के मोखरी वंश में। उनकी बेटी का नाम क्या था भाई? राजश्री। राजश्री की शादी किससे कर दी थी? ग्रहवर्मा से कर दी थी। और है ना, जो मालवा के शासक थे देवगुप्त, उनका और कन्नौज के जो राजा ग्रहवर्मन था वो है ना एक दूसरे से दुश्मनी रखते थे। तो इस तरह से श्रीकंठ राज्य जो थानेश्वर राज्य था, प्रभाकर वर्धन का राज्य था, उनके भी वो शत्रु बन गए थे। तो प्रभाकर वर्धन ने ना मालवा पर आक्रमण कर दिया था, जिस टाइम पे वो जो कन्नौज का शासक था वो पराजित हो गया था। फिर 604 ईस्वी में क्या हुआ भाई? प्रभाकर वर्धन ने अपने जो इनका बड़ा बेटा था राज्यवर्धन, हुणों ने ना उस टाइम पे विरोध कर दिया था। हुणों के विद्रोह को दबाने के लिए ना राज्यवर्धन को भेज दिया। जैसे ही राज्यवर्धन हुणों का दमन करके आया और थानेश्वर में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि प्रभाकर वर्धन की क्या हो चुकी थी भाई? मृत्यु हो चुकी थी। फिर राज्यवर्धन थे जो वो नहीं चाहते थे भाई, वो दुखी थे। जैसे फिर उसके बाद उनकी जो माता यशोमती थी वो भी सती हो गई थी।
तो है ना बड़े दुख में थे वो। तो उन्होंने ना ये कह दिया कि मैं राजा नहीं बनता, मैं गद्दी पे नहीं बैठता। लेकिन हर्ष के कहने पे और दरबारियों के कहने पे वो भाई राजा बन गए थे। और है ना जैसे ही वो गद्दी पर बैठे उनको समाचार मिलता है कि मालवा का जो शासक था देवगुप्त, उसने जो उनका बहनोई था ग्रहवर्मा, उसकी हत्या कर दी। और उनकी जो बहन थी राजश्री, उसको भी उन्होंने बंदी बना लिया। ये न्यूज़ सुनते ही ना ये सुन अपनी सेना लेके तुरंत चल पड़े और राज्यवर्धन ने मालवा पर आक्रमण कर दिया, जिसमें देवगुप्त को इतने बुरे तरीके से पराजित कर दिया कि देवगुप्त उस टाइम पे कहाँ भाग गया था भाई, उड़ीसा, कहते हैं कि उड़ीसा भाग गया था। फिर क्या हुआ भाई, जो मालवा का शासक था देवगुप्त, इसका एक बहुत अच्छा दोस्त होता था, गौड़ के शासक होते थे शंशाक। शंशाक के गुस्सा उठा। शंशाक सोचा कि भाई ऐसे तो मैं इसको पराजित नहीं कर सकता राज्यवर्धन को। उन्होंने शंशाक को एक ऑफर लेटर दे दिया। क्या ऑफर दिया कि ना राज्यवर्धन आज भाई आप हमारे उसमें आओ, एरिया में आओ और मेरी बेटी से ना शादी कर लो। ठीक है, अपनी पुत्री के विवाह के लिए उन्होंने ना निमंत्रण कर दिया। और जब राज्यवर्धन खाना खाने के लिए बैठे तो है ना उस टाइम उनको मार दिया। फिर हर्षवर्धन 600, जिनका भाई जन्म कब हुआ था, 590 ईस्वी में हुआ था, वो सिर्फ मात्र 16 साल के थे जब राज्यवर्धन की हत्या हो गई थी। तो फिर भाई शासन की बागडोर और कौन संभालेगा, हर्षवर्धन ही बचे थे। तो इनके एक सेनापति होते थे सिंहनाद। सिंहनाद और अन्य लोगों ने इनसे आग्रह किया कि भाई आप राजा बन जाओ, आप गद्दी संभाल लो। ठीक है, तो 606 ईस्वी में हर्षवर्धन भाई गद्दी पे बैठा। उसने फिर सबसे पहला काम क्या किया, जो उनकी बहन थी वो है ना विंध्याचल के जंगलों में अपने आप को सती करने जा रही थी। हर्षवर्धन ने अपनी बहन को ढूंढा सबसे पहले, फिर थानेसर को त्याग कर कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया था। उसके बाद इन्होंने दूसरा काम क्या किया भाई, जो गौड़ के शासक शंशाक थे, सबसे पहले इन्होंने उनके साथ उन पे आक्रमण किया और उनके एरिया को कब्जे में ले लिया था। फिर उसके बाद है ना हर्ष का काल स्टार्ट हो गया था। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब क्या क्या चीज़ें थी इम्पोर्टेंट, मेन स्टोरी मैंने आपको बता दी कि भाई इनका ऐसे ऐसे चीज़ हुई थी। चलो लेट स्टार्ट। तो देखो 5वीं सदी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। तब गुप्त साम्राज्यों के खंडरों पर अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ था। उसी समय हरियाणा क्षेत्र में, जिसे हम जनपद भी बोलते हैं और श्रीकंठ भी बोलते हैं, जनपद भी बोलते हैं और श्रीकंठ जनपद भी बोलते हैं, ठीक है, ये कहा जाता था। और ये एरिया कहाँ था भाई, स्थानेश्वर के आसपास था। इस पे ना पुष्यभूति ने अपना अधिकार कर लिया था और एक स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी थी। ये एक सामंत सरदार होते थे। कौन से सरदार होते थे भाई, सामंत सरदार होते थे। बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र में हर्ष के प्रथम पूर्वज का नाम क्या बताया भाई, पुष्यभूति बनाया है। इनकी राजधानी कौन सी थी, स्थानेश्वर, और पहले पुराने टाइम में क्या बोलते थे, स्थानेश्वर। ठीक है, अगर आपको ये आ जाए थानेश्वर का पुराना नाम क्या था, हम क्या बोलेंगे, स्थानेश्वर। हर्ष चरित्र में राजा को क्या बोला जाता था, भूपाल बोला जाता था। और उनके सामंत को क्या बोला जाता था भाई, घोतक बोला जाता था। क्या बोला जाता था, घोतक। ठीक है, नरवर्धन को सबसे पहला शासक बताते हैं पुष्यभूति वंश का। परंतु अभी तक ये हमें ज्ञात नहीं हो पाया है कि भाई पुष्यभूति और नरवर्धन के बीच में क्या संबंध था। अभी तक ये इसका हमें कोई भी ऐसा पुख्ता साक्ष्य नहीं मिला है। हर्ष का जो बांसखेड़ा ताम्रपत्र लेख है ना, उससे हमें ज्ञात होता है कि महाराजा नरवर्धन की रानी का नाम क्या था भाई, वजी रानी देवी था। इनसे कौन पैदा हुआ, राज्यवर्धन। इनसे कौन पैदा हुआ, राज्यवर्धन। फिर राज्यवर्धन की रानी थी अप्सरो देवी। इनसे पैदा हुए भाई आदित्यवर्धन। ठीक है, आदित्यवर्धन ने गुप्त वंश की राजकुमारी से विवाह कर लिया था, जिनका नाम क्या था, महासेन गुप्त। ठीक है, जिनसे कौन पैदा हुए थे भाई, प्रभाकर वर्धन। और ये बोला जाता है कि प्रभाकर वर्धन इनके पहले स्वतंत्र राजा थे। ठीक है, स्वतंत्र राजा कौन थे सबसे पहले, प्रभाकर वर्धन। और ये जो तीन आए हैं, जो आपके आदित्यवर्धन, राज्यवर्धन और आपके नरवर्धन, ये तीनों क्या थे भाई, सामंत राजा थे। कौन से थे भाई, सामंत राजा। ठीक है, प्रभाकर वर्धन की रानी कौन थी, यशोमती। इनसे 3 बच्चे पैदा हुए। कौन कौन से, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। आप है ना इस राज्यवर्धन को आप राज्यवर्धन वन भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रभाकर वर्धन के कितने बच्चे हुए थे भाई, 3 बच्चे हुए थे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। ये इनकी सबसे छोटी बेटी थी।
ठीक है। प्रभाकर वर्धन प्रथम स्वतंत्र शासक के रूप में उभरे थे। इनकी उपाधियां कौन कौन सी थी भाई? परम भट्टाकर और महाधिराज। ये हमें किस में देखने को मिलती है इनकी उपाधियां? बाणभट्ट में। प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री अभी ये क्या लिख दिया? प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह कहाँ किया था भाई? कन्नौज के मोखरी वंश के राजा ग्रह वर्मा से इनकी शादी कर दी थी। ठीक है। और मालवा नरेश देवगुप्त जो कन्नौज से दुश्मनी रखते थे, वो भी श्रीकंठ के यानी कि आपके जो प्रभाकर वर्धन थे इनके दुश्मन बन गए थे। ठीक है। कौन बन गए थे भाई? मालवा नरेश। फिर क्या हुआ भाई? प्रभाकर वर्धन ने मालवा पर आक्रमण कर दिया जिसमें मालवा नरेश आपके पराजित हो गए थे। फिर 604 ईस्वी में ना हुणों ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है। उसका दमन करने के लिए प्रभाकर वर्धन ने अपने सबसे बड़े बेटे राज्यवर्धन को भेजा था कि भाई जाओ और इनको दबा के आओ, इनका विद्रोह ठीक नहीं है। उन्होंने कब विद्रोह किया था भाई? 604 ईस्वी में। तो जैसे ही राज्यवर्धन हुणों का दमन करके आए तो जब लौटे तो उन्होंने देखा कि प्रभाकर वर्धन की तो भाई क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। और उनकी माता जो यशोमती है वो भी क्या हो गई है भाई? सती हो गई है। तो हर्ष और दरबारियों के कहने पर राज्यवर्धन ने गद्दी को संभाला। मालवा के शासक देवगुप्त ने उनके बहनोई ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बना लिया था। तो फिर क्या हुआ? राज्यवर्धन ने मालवा नरेश पर आक्रमण कर दिया और देवगुप्त को पराजित कर दिया। लेकिन देवगुप्त का एक दोस्त था जो गौड़ वंश के थे। ठीक है। उनका नाम क्या था? शशांक। शशांक को भी ऐसे हुआ कि ऐसे तो मैं सीधा डायरेक्ट राज्यवर्धन से भाई आक्रमण नहीं कर सकता क्योंकि राज्यवर्धन बड़ी शक्तिशाली रूप में उभरे थे। तो उन्होंने क्या किया? राज्यवर्धन को अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए बुलाया और धोखे में भोजन करते समय राज्यवर्धन को मार दिया। जब राज्यवर्धन की मृत्यु हुई, हर्षवर्धन केवल कितने साल के थे भाई? 16 साल के थे और 606 ईस्वी की बात है ये। फिर सेनापति जो सिंहनाद थे उनके कहने पर और लोगों के आग्रह करने पर हर्षवर्धन ने गद्दी संभाली। कब संभाली भाई? 606 ईस्वी में। और हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? 590 ईस्वी में। कब हुआ था? 590 ईस्वी में। राजा बनने के बाद सबसे पहले हर्ष ने क्या काम किया भाई? अपनी बहन को खोजा। ठीक है। जो विंध्याचल के जंगलों में सती होने के लिए जा रही थी। फिर हर्ष ने थानेश्वर को छोड़कर कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया था। फिर बाणभट्ट के हर्ष चरित्र में और ह्वेनसांग जो उस टाइम पे हर्ष के काल में आए थे, ह्वेनसांग, इन्होंने हर्ष के विजयों की जानकारी हमें दी है। हर्ष ने सबसे पहले बंगाल के गौड़ शासक जो शशांक थे ना, इनको हरा दिया और अपने भाई की मृत्यु का इन्होंने बदला लिया। शशांक को इन्होंने इतने बुरी तरीके से पराजित किया और इसका एविडेंस ना बौद्ध ग्रंथ के मंजूश्री मूल कल्प से भी हमें देखने को मिलता है। और शशांक कहाँ चले गए थे भाई? उड़ीसा में भाग के चले गए थे। और हर्ष ने फिर क्या कर लिया? इनके प्रदेशों पर अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है। और इसमें इनका साथ किसने दिया था भाई? असम के राजा भास्कर वर्मन ने बंगाल पर आक्रमण किया। जब हर्ष ने, इनका साथ किसने दिया था? असम के राजा भास्कर वर्मन ने। शशांक को पराजित होने की पुष्टि हमें किससे मिलती है? बौद्ध ग्रंथ के मंजूश्री मूल कल्प से। फिर हर्ष ने बंगाल और उसके क्षेत्रों पर जितने भी आसपास के एरिया थे सब पर अपना अधिकार कर लिया था। ह्वेनसांग की जो बुक है, कौन सी बुक है भाई? सीयू की। उससे ये ज्ञात होता है कि हर्ष ने लगभग लगातार 6 साल तक युद्धों के बाद पंच भारत पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। किस पे कर ली थी भाई? पंच भारत पर, जिसको हम 5 प्रदेशों की विजय के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है। जिसको हम किस नाम से बोलते हैं? 5 प्रदेशों की विजय। उसमें कौन कौन से आते हैं भाई? आपका एक तो पंजाब एरिया आता है, एक कान्याकुंज एरिया आता था, गौड़ एरिया, मिथिला एरिया और उत्कल एरिया यानी कि उड़ीसा का एरिया इनमें आता था। ठीक है। जहाँ पर आपके उत्तरी ब्राह्मणों के 5 शाखाओं के केंद्र थे। तभी इसको क्या बोला जाता है? पंच भारत यानी कि 5 प्रदेशों की विजय किसने की थी भाई? हर्ष ने। फिर बाणभट्ट की हर्ष चरित्र से ज्ञात होता है कि हर्ष ने सिंध के शासक को भी पराजित कर उसके राज्य का सारा धन हड़प लिया था। ठीक है। पर है ना, इसके बारे में हम निश्चित कुछ नहीं कह सकते। बाणभट्ट ने जो अपने हर्ष चरित्र से ये बोला है ना कि सिंध शासक को पराजित कर लिया था और उनका सारा धन हड़प लिया था, इसके विपरीत ह्वेनसांग ने अपनी बुक में ये लिखा था कि जब उन्होंने सिंध की यात्रा की तो उस समय
वहाँ का शासक स्वतंत्र था। तो हर्ष, ये माना जाता है कि भाई हर्ष ने अपनी पश्चिमी भारतीय विजयों के दौरान सिंध के राजा को हराया और उनसे अधीनता स्वीकार करने के लिए उनको विवश किया था। तो इस तरह है ना, इस पे दो चीज़ आती है, तो इसलिए हम कोई एग्जैक्ट नहीं कर सकते। बाण भट्ट ये कहते हैं कि भाई हरा के उनका धन हड़प लिया था, लेकिन वहीं वेनसांग कुछ और बोल रहे हैं कि भाई उनको अपने अधीन कर लिया था, भाई विवश कर दिया था कि भाई वो हमारे अधीनता स्वीकार कर ले। फिर उसके बाद नेपाल की विजय की। भाई नेपाल की विजय में जो हर्ष, बाण भट्ट की हर्षचरित थी उसे में लिखा हुआ है कि भाई हर्ष ने बर्फीले पहाड़ों से कर संग्रह किया था, यानी कि टैक्स लेते थे वहाँ से। इस पर ब्यूलर ने भी अपना क्या तर्क दिया कि हर्ष ने नेपाल पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है। और फिर हर्ष के समय में गुजरात में एक वल्लभी शक्तिशाली राजा थे। गुजरात के वल्लभियों में एक शक्तिशाली राज्य था, वल्लभी राजा था। कौन सा था भाई? वल्लभी के एक राजा थे। ठीक है। हर्षवर्धन के समय में वल्लभी एक शक्तिशाली राज्य था। और है ना, ये माना जाता है कि अगर उस टाइम हर्ष वल्लभी पर अपना कब्जा कर लेते हैं तो फिर जो चालुक्य शासक थे पुलकेशिन, ठीक है, इनके ऊपर भी ये इजीली अपना वो कर लेते। तो 630 ईस्वी में वल्लभी पे हर्ष ने आक्रमण कर दिया था। कब कर दिया था भाई? 630 ईस्वी में। वल्लभी पर कब आक्रमण किया? 630 ईस्वी में कर दिया। और उस टाइम वल्लभी के जो शासक थे उनका नाम क्या था? ध्रुवसेन। ध्रुवसेन को इन्होंने पराजित कर दिया था। ठीक है। कि कब कर दिया था भाई? 630 ईस्वी में। लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ, ध्रुवसेन ने ना अपनी पराजय मान ली और वो भागकर किसके पास चले गए थे? भड़ोच के शासक दद्दा द्वितीय के पास जाकर उन्होंने शरण ले ली थी। फिर दद्दा के कहने पर हर्ष ने ध्रुवसेन को उनका राज्य वापस कर दिया था, क्योंकि उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी ध्रुवसेन ने हर्ष की। फिर हर्षवर्धन और ध्रुवसेन में ना गहरी मित्रता हो गई थी। बताते हैं भाई ऐसे कि भी इनकी मित्रता हो गई थी। और हर्षवर्धन ने ना अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन के साथ कर दिया था। ठीक है। दद्दा के कहने पर हर्षवर्धन ने ध्रुवसेन को उसका राज्य वापस कर दिया था। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया था भाई? ध्रुवसेन के साथ कर दिया था और उसे अपना मित्र बना लिया था। फिर 634 ईस्वी में अहिहोड़ का एक अभिलेख है। ठीक है। कौन सा अभिलेख है भाई? अहिहोड़ अभिलेख है। इस अभिलेख से ये ज्ञात होता है कि हर्ष और बदामी नरेश पुलकेशिन द्वितीय के बीच में ना युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हो गई थी। और जो ये आपके चालुक्य वंश के थे, बदामी नरेश चालुक्य वंश में था। कौन सा भाई? आपका जो बदामी एरिया पड़ता था चालुक्यों के, उसमें उनके एक राजा थे पुलकेशिन। उनके बीच में युद्ध हुआ था जिसमें हर्ष बुरी तरीके से पराजित हुआ था। और ये हमें किस में मिलता है भाई? अहिहोड़ के अभिलेख से ये ज्ञात होता है। ठीक है। और ये युद्ध कहाँ हुआ था भाई? नर्मदा नदी के दक्षिण में। ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे दो विजय और थी इनकी। कौन कौन सी थी भाई? असम की विजय थी और गंजम की विजय थी। जैसे असम के शासक जो भास्कर वर्मन थे, जिन्होंने इनका साथ दिया था शंशाक पे हमला करते हुए, इन्होंने भी है ना, फिर बाद में इनकी भाई अधीन हो गए थे ये भी। ठीक है। हर्षवर्धन के काल में। और जैसे गंजम की विजय भी, जो गंजम की विजय थी ना, गंजम की विजय, ये ना हर्षवर्धन की आखिरी और अंतिम विजय बोला जाता है। ठीक है। जो कब मिली थी इनको? 634 ईस्वी में इन्होंने ये प्राप्त कर ली थी। ठीक है भाई। फिर जैसे इनका राज्य विस्तार कहाँ कहाँ हुआ भाई? जो जो एरिया इन्होंने युद्ध किया भाई, ये उन सब में हर्षवर्धन ने अपना भाई राज्य का विस्तार कर लिया था। ठीक है। जैसे कौन कौन सा एरिया था भाई? मालवा का एरिया था, गुजरात एरिया था, सौराष्ट्र के अतिरिक्त हिमालय में चले गए थे, नेपाल एरिया हो गया था। ठीक है। हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक सारा एरिया किन के कब्जे में था भाई? हर्ष के काल का था। ठीक है। जैसे फिर इनके हर्षवर्धन के उसमें कौन कौन से इनका मंत्री परिषद था? ठीक है। प्रधानमंत्री होता था। जैसे हर्ष के प्रधानमंत्री क्या कौन थे भाई? भंडी थे। कौन थे? भंडी थे। ठीक है। ये जो भंडी थे ये कौन थे भाई? इनके मामेरे भाई थे। ठीक है। और जैसे फिर संधि विग्राहिका होती थी एक, इनकी उपाधियां थी जो है ना, जैसे दूसरे राज्य के साथ संधि करते थे उसमें ये उनकी हेल्प करते थे। जैसे महाकालिधिक तय बोलते थे इसको, पैदल सेना बोलते थे। इसके सर्वोच्च कौन होते थे? सेनापति होते थे, जो कौन थे भाई? सिंहनाद थे। ठीक है। जैसे कटुक होता था, कटुक हाथी सेना का प्रमुख होता था। ठीक है। और इस पे कौन थे भाई? हर्ष के समय पे स्कंदगुप्त थे। स्कंदगुप्त थे ना, जो
वो इनके हाथी सेना के प्रमुख होते थे। जैसे महाप्रताप था जो भूमि का नाप तोल करते थे, और ऐसे ऐसे काफ़ी चीज़ें थी इनकी उसमें। तो इतना कुछ नहीं है। जैसे इनका प्रांत कौन कौन से थे भाई, भुक्ति प्रांत में बटा हुआ था, ठीक है, विष्यक प्रांत में बटा हुआ था इनका एरिया, पठक में पठक होते थे, जैसे तहसील नहीं होती हमारी वैसे इनको पठक बोला जाता था। विषय होते थे, आधुनिक जिले होते थे। जैसे भुक्ति क्या होता था, कई प्रांतों का एक भुक्ति बोला जाता, यानी कि उनके मुखिया को भुक्ति बोला जाता था। ग्राम हो गए थे, दंड विधान था, ऐसे ऐसे था भाई, और कुछ नहीं था। और ये कितना कर वसूल, भूमि कर कितना कर वसूल करते थे भाई, 1/6 भाग। कितना भाग वसूल करते थे कर में, 1/6 भाग, ठीक है। ठीक है, जैसे हवेन सांग ये लिखते हैं कि राज्य की आय का 4 भागों में बांटा जाता था, जिसमें एक भाग राज्य के कार्यों को चलाने के लिए किया जाता था, दूसरा मंत्रियों के लिए होता था, तीसरा भाग कर्मचारियों के वेतन के लिए होता था, और चौथा भाग जैसे आपके नालंदा विश्वविद्यालय और इनमें है ना धार्मिक अनुष्ठानों में ये अपना खर्चा करते थे। ये थे भैया आपका वर्धन काल या पुष्यभूति वंश। वर्धन वंश का अंतिम शासक कौन था भाई, वर्धन वंश जिसे पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 6ठी और 7वीं शताब्दी के दौरान उत्तर भारत पर शासन किया था। इस राजवंश में अंतिम शासक कौन थे भाई, हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन को बोला जाता है उस टाइम पे ये पहले हिंदू शासक थे, ठीक है, जिन्होंने इतने साल तक शासन किया था। वर्धन वंश के बाद कौन आया था भाई, हर्षवर्धन के बाद यशोवर्मन सत्ता में आए थे। उन्होंने उत्तर भारत पर कौन आए थे भाई, यशोवर्मन आए थे, ठीक है। उन्होंने उत्तर भारत पर शासन किया था। यह काल गुप्त वंश के अंत की शुरुआत थी। धीरे धीरे उत्तर भारत में अन्य राजवंश भी आ गए थे। जैसे दक्षिण भारत में चालुक्य वंश इस समय सत्ता में आया था। हर्ष की मृत्यु, जैसे ना हर्ष के कोई भी उत्तराधिकारी नहीं थे, तो जैसे हर्ष की मृत्यु के बाद ना राजा की उनके साम्राज्य है ना तेजी से बिखर गया था। और कन्नौज वर्धन वंश की राजधानी थी, जिस पर 7वीं शताब्दी में शासन किए किन्होंने किया था भाई, वर्धन वंश ने। और है ना 647 ईस्वी में क्या हो गई थी भाई, हर्ष की मृत्यु हो गई थी। बाण भट्ट के अनुसार इस वंश की स्थापना किसने की थी, पुष्यभूति ने की थी। और ये किस धर्म को मानते थे भाई, शैव मत को मानते थे। किस मत को मानते थे, शैव मत को। ये था भाई आपका पुष्यभूति वंश, और आपका आज कुनिंद वंश भी हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।